हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहला टॉपिक है रिसोर्स डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, यानी रिसोर्सेज की डेवलपमेंट और उनकी प्लानिंग। रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनका रिकॉर्ड बनाना। और इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होती है सर्वे, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, यानी ये अंदाज़ा लगाना कि रिसोर्स कितना अवेलेबल है और उसकी क्वालिटी कैसी है। और इसमें इन्वॉल्व होता है मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्सेज, जिसके अंदर सर्वे होता है, मैपिंग होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन होता है और मेजरमेंट ऑफ रिसोर्स होता है। अगर हमें पता लग गया कि रिसोर्स कितना है और उसकी क्वालिटी कैसी है और उसके सर्वे करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है डेवलपिंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर, यानी रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए एक प्लानिंग स्ट्रक्चर डेवलप करना। जो प्लानिंग स्ट्रक्चर है वो आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको ध्यान में रखकर बनाया जाता है और प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ में इसमें स्किल जुड़ी होती है और इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाते हैं। यानी जो प्लानिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया है उस पर कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करेगा, तो एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाता है इस प्लानिंग स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप होता है कंपेयरिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, यानी जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको कंपेयर किया जाता है विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। यानी हमें रिसोर्स को तो बचाना है फ्यूचर के लिए, लेकिन हमें नेशनल डेवलपमेंट का भी ख्याल रखना है। इसका मतलब जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आज की नेशनल डेवलपमेंट है उसको रोके। तो सबसे पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्सेज। तो इसके अंदर आता है रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है बाय सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड बाय मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यानी जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाता है सर्वे के साथ, मैपिंग के साथ, ये पता करके कि रिसोर्स कितना है और उसकी क्वालिटी कैसी है, और रिसोर्सेज का मेजरमेंट करके। तो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्सेज। एक बार हमने रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लिया और उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप होता है डेवलपिंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर, यानी जो हमने रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं उसके बेसिस पर एक प्लानिंग स्ट्रक्चर डेवलप करना। ये प्लानिंग स्ट्रक्चर आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सेसिबल होना चाहिए, और इसी के साथ साथ इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाते हैं जो इस प्लानिंग स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करे। इसके बाद इस प्लानिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर किया जाता है विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, यानी रिसोर्स डेवलपमेंट भी हो साथ में नेशनल डेवलपमेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। नेक्स्ट है वाई इज़ रिसोर्स प्लानिंग डन, यानी रिसोर्स प्लानिंग हम क्यों करते हैं, या हम कह सकते हैं कि अगर रिसोर्स प्लानिंग ना करें तो कौन कौन सी प्रॉब्लम अराइज होंगी। तो रिसोर्स प्लानिंग हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ नहीं किया तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, यानी जो रिसोर्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, यानी कुछ लोगों के पास ज़्यादातर रिसोर्सेज होंगे, इसके कारण कुछ लोग रिच हो जाएंगे और बाकी सारे लोग पुअर हो जाएंगे, तो इससे सोशल इनइक्वालिटी आएगी। और थर्ड है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, यानी अगर हमने रिसोर्स प्लानिंग नहीं की तो जो हमारी इकोनॉमी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और रिसोर्सेज अनइवन यूज़ करने से कई प्रॉब्लम्स भी अराइज हो सकती हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, and development in the present should not compromise with the needs of future generation। यानी डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए जो एनवायरनमेंट को डैमेज भी ना करे और जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है जो डेवलपमेंट है वो आज के एनवायरनमेंट को डैमेज भी ना करे और फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचा कर रखे, उसको हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद है लैंड एरिया। तो इंडिया के अंदर 43% प्लेन है
30% माउंटेन है और 27% प्लेट्यू है। तो इंडिया का जो एरिया है उसमें 43% एरिया प्लेन का है और 30% एरिया माउंटेन का है और 27% एरिया प्लेट्यू का है। इसके बाद है यूज़ ऑफ लैंड रिसोर्स, यानी जो लैंड रिसोर्स है उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो लैंड रिसोर्स का फर्स्ट यूज़ है फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट हैं वो लाइफ सपोर्ट भी करते हैं और जो फॉरेस्ट है ये हमें कई सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो लैंड रिसोर्स का फर्स्ट यूज़ है फॉरेस्ट। सेकेंड यूज़ है लैंड नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर इज़ यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस लाइक बिल्डिंग रोड्स फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। यानी वो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है, इसका मतलब वो लैंड जिस पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, उस लैंड पर हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं, फैक्ट्रीज बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं या घर बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट है प्लेन्स आर यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। हमें पता है इंडिया में 43% प्लेन्स हैं, तो प्लेन्स का हम यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्री के लिए। फोर्थ है हमारा माउंटेन्स आर यूजफुल फॉर रिवर टूरिज़्म एट्सेट्रा। जो माउंटेन है ये इंडिया में 30% एरिया कवर करते हैं, तो माउंटेन का यूज़ कर सकते हैं रिवर्स के लिए और टूरिज़्म के लिए। फिफ्थ यूज़ है हमारा प्लेट्यू प्रोवाइड मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स। जो प्लेट्यू है वो हमें प्रोवाइड करते हैं मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स। इसके बाद दो टर्म है, फर्स्ट है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, सेकेंड टर्म है नेट सोन एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब द एरिया सोन मोर देन वंस इन ए ईयर इज़ नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। और नेट सोन एरिया का मतलब नेट सोन एरिया इज़ द एरिया सोन इन द फील्ड बट इज़ ओनली काउंटेड वंस। इसका मतलब अगर हमारे पास 100 हेक्टेयर की कोई ज़मीन है तो उस ज़मीन पर अगर हम एक साल में वीट ग्रो करें तो इस 100 हेक्टेयर की ज़मीन पर हमने वीट ग्रो किया और जो वीट है वो 5 से लेकर 6 महीने के अंदर ग्रो हो गया। तो उसके बाद हमने इसी ज़मीन पर राइस ग्रो किया और वो भी जल्दी ही ग्रो हो गया। तो वीट और राइस दोनों को ग्रो करने के लिए एक साल लगा। तो इसमें जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होगा वो होगा 100 + 100 इज इक्वल टू 200 हेक्टेयर। क्योंकि हमने एक ही ज़मीन पर 2 बार क्रॉप ग्रो की है, इसीलिए जो एरिया है वो भी 2 बार लेंगे। लेकिन जो नेट सोन एरिया है वो सिर्फ एक ही बार गिना जाएगा। तो अगर हमारे पास ये लैंड है जो कि है 100 हेक्टेयर की, तो इस पर हम ग्रो करेंगे वीट और उसके बाद हम ग्रो करेंगे राइस। तो हमने इस लैंड पर 2 क्रॉप ग्रो की। तो वीट हमने ग्रो की 100 हेक्टेयर की ज़मीन पर, उसके बाद वीट काटने के बाद हमने उसी साल में राइस ग्रो किए लेकिन 80 हेक्टेयर की ज़मीन पर। तो इस केस में जो हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है वो होगा 100 + 80 यानी कि 180। क्योंकि हमने एक साल लिया और उसके अंदर हमने 2 क्रॉप ग्रो की। पहली थी हमारी वीट जो कि हमने ग्रो की थी 100 हेक्टेयर पर और दूसरी थी हमारी राइस जो हमने ग्रो की थी 80 हेक्टेयर पर। तो टोटल हुआ हमारा 180। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो गया हमारा 180। लेकिन इसी केस में अगर हम नेट सोन एरिया निकालें तो वो होगा 100 हेक्टेयर। तो जो नेट सोन एरिया है उसको सिर्फ हम एक बार काउंट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है लैंड इन इंडिया। तो इंडिया की टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो इंडिया है इसके अंदर जो फॉरेस्ट है वो लेस दैन डिज़ायर्ड वैल्यू है। जो डिज़ायर्ड वैल्यू होती है वो है 33%। यानी किसी कंट्री में जो उसका टोटल एरिया है अगर हम उसका 33% निकालें तो वो फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन इंडिया में 33% से कम फॉरेस्ट हैं। जो इंडिया की 130 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन है वो डिग्रेडेड है, यानी उसकी क्वालिटी ख़राब है, उस पर हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। तो इंडिया की 130 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन डिग्रेडेड है। इसके अंदर 28% तो फॉरेस्ट डिग्रेडेड लैंड है, यानी जो फॉरेस्ट ख़राब हो गए हैं वो 28% है। 56% वाटर इरोडेड एरिया है, यानी वो एरिया जो पानी से ख़राब हो गए हैं। और 16%
वो एरिया हैं जिनके ऊपर सलाइन और अल्कलाइन डिपॉजिट है, यानी वो एरिया जिनमें सोयल जो है वो सोल्टी हो गई है या अल्कलाइन हो गई है। अल्कलाइन का मतलब वो बेसिक हो गई है। तो नेक्स्ट टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन इज़ द लॉस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज़ विच मेक इट अनफिट फॉर कल्टीवेशन। यानी लैंड डिग्रेडेशन लैंड की क्वालिटी में लॉस है और वो होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से और नेचुरल एक्टिविटीज़ से, जिसके कारण जो लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो जाती है, यानी उस पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। तो लैंड की क्वालिटी में डिक्रीज़ होना लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है। लैंड डिग्रेडेशन के रीज़न है डिफोरेस्टेशन, यानी कि फॉरेस्ट को काटना, ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब जो एनिमल ग्रेज करते हैं वो ज़्यादा ग्रेज करे तो वहाँ दोबारा ग्रास ग्रो होने में ज़्यादा टाइम लगता है। ओवरग्रेजिंग ज़्यादातर होती है गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा ओवर माइनिंग। ओवर माइनिंग का मतलब जब हम लाइमस्टोन या सोपस्टोन को निकालते हैं ज़मीन में से और उसको ग्राइंड करते हैं। लाइमस्टोन को हम ग्राइंड करते हैं सीमेंट बनाने के लिए और सोपस्टोन को हम ग्राइंड करते हैं सिरेमिक बनाने के लिए। सिरेमिक यानी कि वो सब्सटेंस जिससे हमारी टाइल्स बनती है या फ्लोर टाइल्स बनती है। तो लाइमस्टोन का हम यूज़ करते हैं सीमेंट बनाने के लिए और सोपस्टोन का यूज़ करते हैं सिरेमिक बनाने के लिए। तो इनके ग्राइंडिंग के कारण जो डस्ट उड़ती है वो सेटल डाउन हो जाती है सॉइल पर, और सॉइल में सेटल डाउन होने के कारण जब पानी सॉइल के अंदर जाता है तो वो अच्छे से नीचे नहीं जा पाता और जो वाटर टेबल है उसमें पानी की कमी हो जाती है। यानी जो हमने प्रोसेस पढ़ा है इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन यानी कि जब पानी सॉइल के अंदर जाता है और सॉइल में फ़िल्टर होता हुआ वो वाटर टेबल तक पहुंचता है, तो डस्ट होने के कारण जो पानी है वो अच्छे से फ़िल्टर नहीं हो पाता। नेक्स्ट रीज़न है ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र ओवर यूज़ करने के कारण लैंड पोल्यूशन भी होता है। लास्ट है हमारा ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन के कारण पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण जो सोइल है वो सोल्टी हो जाती है और अल्कलाइन हो जाती है। अल्कलाइन का मतलब बेसिक। इसके बाद है लैंड डिग्रेडेशन के सॉल्यूशन। तो फर्स्ट है हमारा अफॉरेस्टेशन, यानी ज़्यादा पेड़ लगाना। सेकंड है हमारा कंट्रोल्ड ग्रेजिंग। थर्ड है हमारा कंट्रोल्ड माइनिंग। फोर्थ है हमारा प्रॉपर इरिगेशन। और फिफ्थ है मैनेजिंग वेस्ट लैंड, यानी जो भी वेस्ट लैंड है उसको मैनेज करके उसके ऊपर एग्रीकल्चर करना। तो लैंड का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। अगली वीडियो में हम करेंगे सॉइल।